हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विन क्लासेस पर। दोस्तों वक्त में 11 बज चुके हैं, फटाफट से आ जाइए। और दोस्तों आज की क्लास के वही उम्दा क्वेश्चंस जो कि हम लोग फास्ट बुलेटिन की तरह करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो आ जाइए, और अगर आपके दोस्त नहीं आए हैं तो उनको बुला लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन, इतना उम्दा क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तो रेडी है कि नहीं है, एक बार फटाफट से रेडी जरूर से हो जाइए। मैसेज कर दीजिए कि हाँ जी मैम हम लोग रेडी हैं। तो बताओ सही हो कि नहीं हो, तैयार हो कि नहीं हो। तो देखो दोस्तों हमारे जवानों, फटाफट से लग जाओ, उठो और जो है कुछ नया करो, है ना। उठो मनुष्य, रुको नहीं तुम, बैठे बैठे ना यूं वक्त बर्बाद करो। समझ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न कि सल्फर अणु S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता कितनी है। दोस्तों S8 में बात कर रहे हैं, और हर सल्फर की बात करें तो आपसे हर सल्फर की पूछी जा रही है। हर सल्फर की ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो दोस्तों 0 रहेगा। और अगर बात की जाए संयोजकता की दोस्तों वैलेंसी की, तो वैलेंसी कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 2 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। तो फटाफट से आंसर कर देंगे। अभी तक किसी के आंसर नहीं आए भाई मेरे पास, तो मैम क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 0 और 2 जो है वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। S8 की बात करें, S8 एक ऐसा यौगिक है दोस्तों जो कि क्राउन शेप में प्रेजेंट होता है। दोस्तों क्राउन शेप का मतलब ताज जैसी संरचना में 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 सल्फर एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं जहां पर उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और संयोजकता दोस्तों 2 होती है। समझ में आया। और एक ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे, एक यहां से और एक यहां से बंद बना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घड़ी महाशय जी को बुला लिया जाए, है ना। कल भी घड़ी महाशय जी को नहीं बुलाया गया था, तो आ जाइए भाई साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कणों की द्वैत प्रकृति की बात कर रहे हैं, किसने प्रस्तावित की थी। तो दोस्तों कणों की द्वैत प्रकृति हाइजेनबर्ग ने, लॉरी ने, डी ब्रॉगली ने या फिर दोस्तों श्रोडिंगर ने की थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है तरंगों की जो है कणों की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, जो कि एक होती है आपकी कणीय प्रकृति, एक तरंग प्रकृति। और ये जो है दोस्तों किसने बताया था, सॉरी डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो है समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। दोस्तों बोला जा रहा है कि सांवर सारणी में परमाणु संख्या 16 वाले तत्वों को किस समूह में रखा गया है। देखिए अब आपके पास 5 सेकंड बाकी है मात्र, तीसरे, चौथे, 5वें या फिर छठे के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपसे जब बोला जाए आवर्त सारणी के बारे में और 16वें के बारे में, आपको पता है पी व्लॉग जो होता है दोस्तों, पी व्लॉग जो है वो किससे स्टार्ट होता है दोस्तों, 13 14 15 और 16 17 और 18, ठीक है। तो 16 बोला है ना, तो ये पी ब्लॉक का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा हो गया दोस्तों, कौन से तत्व को किस समूह में रखा गया है। एक सेकेंड, 16वें वाले तत्व को किस समूह में रखा गया है। अच्छा ये बोला है। 16 की बात करें दोस्तों, 16 पे आता है सल्फर, और आपको पता है ऑल डिस्टाइल से टीपो, ठीक है। और ये जो है ऑल डिस्टाइल से टिपो, तो आपको पता है मैडम किस समूह में रखा गया है। तो देखिए कौन सा समूह रहेगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सिस्टम समूह। कौन सा रहेगा, सिस्टम समूह जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश तंतु, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। का सिद्धांत जो है वो दोस्तों किसने दिया था, और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको पता है दोस्तों क्या रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसे हम TIR से जो है वो इंडिकेट करते हैं। अपवर्तन हमेशा झूठी घटनाओं पर लागू होता है। परावर्तन की बात करें तो दोस्तों एक ही माध्यम हो तभी होता है, और बात करें व्यतिकरण तो बिल्कुल नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो जो है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप लोग जो है सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं, और ये सूचनाओं का ट्रांसफर जो है वो 100% होता है, मतलब कि इसमें हानि 0% है। आपका इंटरनेट की बात कर लें, आप दूर संचार की बात कर लें, कम्युनिकेशन की बात कर लें दोस्तों, सारा का सारा आपका टोटल ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पुष्प का परागकरण उसी पौधे के परागकण के प्रकार के
वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखो फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम को रोक देते हैं कि किसी पुष्प का पराग उस पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा पर अगर आप आरोपित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑटोसोमी यानी कि स्वयुग्मन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑटोनोमी, ऑटोगोमी या फिर स्वयुग्मन के नाम से हम उसे जानते हैं, जो कि स्वतः हो रहा है, आंतरिक जो है क्या हो रहा है, वर्तिकाग्र में पहुंचा दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आंसर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो फैराडे जो है मात्रक किसका होता है, किसकी बात करें दोस्तों, फैराडे की। तो फैराडे जो है वो स्वप्रेरकत्व का मात्रक नहीं होता है मैडम, किसका रहेगा, आंसर फटाफट से करना है। और आपको पता है कि जो विजेता रहेगा 7 दिन तक लगातार, जिसका नाम जो है वो लगातार अगर विनर की लिस्ट में शामिल होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। वो क्या हो स्पेशल होगा, क्या क्या चीजें रहेंगी उस स्पेशल के अंदर, तो इन सभी चीजों के बारे में भी आपको लास्ट में वीकेंड पे बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, धारिता रहेगा, अन्योन्य प्रेरण नहीं होगा, विद्युत वैशल्य की चालकता नहीं होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, वो बात क्या है जो कि मैंने लास्ट बार भी आपको कही थी कि देखिए जिंदगी जो है वो इतनी सी है, या तो कुछ कर लो या फिर कुछ ही नहीं करो, दो ही काम है तुम्हारे पास। कुछ नहीं करोगे तो ये तो रहेगा कि जिंदगी में यार कुछ नहीं किया। अब जैसे आधे वाधे में तुम हो गए हो, ना तो कुछ कर पा रहे हो और टाइम को भी वेस्ट करो, ऐसा मत करो। या तो कुछ भी मत करो, सब छोड़ दो, और या फिर करो तो ऐसा करो, इस शिद्दत के साथ करो, क्योंकि शाहरुख खान जी ने कहा है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लगा देती है। तो आपने किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहा है तो ये तो सही है कि पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लगा देगी, पर अगर आपकी शिद्दत में थोड़ी भी कमी रह गई तो आपकी कायनात, आपकी डेस्टिनी भी आपको उसके पास नहीं लेकर जा सकती, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपकी जो है मेहनत हो, चाहे आपके सपने हो। समझ आ रहे हो। तो देखो अगर हम हमारे सपनों के साथ लॉयल रहते हैं तो एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलती है। समझ रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और टाइम शुरू होता है। अब बोला जा रहा है कि कार्बन 14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या जो है वो दोस्तों कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन 14 की बात कर रहे हैं दोस्तों, और कार्बन 14 के अंदर जो है मूलभूत कणों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो मूलभूत कणों की संख्या जो है दोस्तों कितनी रहती है, 20 यहाँ पर मूलभूत कणों की संख्या रहती है। कितनी रहती है दोस्तों, 20 यहाँ पर मूलभूत कणों की संख्या रहती है। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि वातावरण में दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा जो है वो कैसी होगी। वातावरण में अगर दाब में वृद्धि कर दी जाए तो सॉरी, तो भाप की गुप्त ऊष्मा जो है वो दोस्तों कैसी होगी। तो भाप की गुप्त ऊष्मा कैसी होगी, समय समाप्त होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, और आप डायरेक्ट कह सकते थे कि मैडम अगर वातावरण के दाब में वृद्धि कर देंगे तो भाप जो है वो क्या हो जाएगी, कि गुप्त ऊष्मा जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी गुप्त ऊष्मा जो है वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऊर्जा जो है प्रवाहित नहीं होती है, और आपका समय शुरू होता है। अब पूछा क्या जा रहा है, ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों द्वारा, अप्रगामी तरंगों द्वारा, या फिर बोला जा रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, क्योंकि ऊर्जा जो है वो किससे प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों, आपकी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा जो है वो नहीं होती। अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों द्वारा नहीं होगी, अप्रगामी तरंगों द्वारा नहीं होगी, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इसके साथ ही आज की क्लास का अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर रहा। क्वेश्चन शुरू होता है अब, और समय भी शुरू होता है अब। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम होती है, और उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों, ये वही लेंस है जो कि कहाँ पर बेसिकली काम आ रहा था, जो कि काम आ रहा था आपके दूरदृष्टि दोष के अंदर, मतलब पास का जब नहीं दिखता था तब काम आ रहा था। और यह जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो हरे प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। किसके लिए अधिकतम होती है दोस्तों, हरे प्रकाश के लिए। तो ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकल दूरी जो है वो हरे प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक परमाणु पर कुल आवेश -2 है और 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या आप लोगों को दोस्तों ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी, द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, फटाफट से जवाब देंगे कि उसको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं। समय भी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि परमाणु पर कुल आवेश, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि मैडम अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो होता है P + N। M आपको दे रखा है जो कि कितना है
दोस्तों 30 है ना। और परमाणु पर कुल आवेश -2 है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों 28 है ना। इलेक्ट्रॉन अगर 28 है -2 का मतलब क्या हो गया कि मैडम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिए गए हैं, त्याग दिए गए हैं। मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे मैडम 30 थे। तो अगर 30 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएंगे। प्रोटॉन 30 कैसे हुए मैडम, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर Z होता है, क्या होता है Z होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 30 और 30 कितने होते हैं दोस्तों 60। तो यहाँ पर सही जवाब कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा 60 रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा देती हूँ, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी भी तत्व पर -2 चार्ज आ रहा है, किसी भी तत्व पर अगर -2 चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागे गए हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 28, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, मतलब कि 30 इलेक्ट्रॉन इसके पास में थे। अगर आपको P निकालना है तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, P+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Z। P अगर मान लो कितना है 30 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे पहले 30 है, तो P भी कितना हो गया 30 हो गया। तो P, और आपको पता है द्रव्यमान संख्या होती है A इक्वल्स टू P + N। P कितना दे दिया 30, N कितना दे रखा है 30, और 30 कितने हो गए 60। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। वक्त नहीं लगना चाहिए था, सीधा सा हमको ध्यान रखना था -2। अब तुम कहोगे मैडम इसमें इतना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करेंगे, इतना टाइम तो तुम्हें समझाने में वेस्ट हो रहा है, तुम्हें सिर्फ इतना सा बताना था मैडम, हमको आंखों से ही आंसर हो जाता। मैडम 30 न्यूट्रॉन है और 28 इलेक्ट्रॉन थे, 2 दे दिए मैडम, ये भी 30 हो गए, 30 हो गए 60। 1 सेकंड से ज्यादा इसमें आंसर जो है वो लगना, समय जो है वो लगना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, फटाफट से बताइए कि डीएनए किस पर हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है। तो दोस्तों जब जो है डीएनए की कूलिंग की जाती है तो उस वक्त पर जो है वो हाइपर जो है वो क्रोमेसिटी दर्शाता है, और इसके साथ ही आपका समय भी होता है समाप्त। फटाफट से आंसर करने हैं दोस्तों। और ये जो है आलस रहता है, ये जो आलस होता है दोस्तों, ये आलस जिंदगी में जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा देता है। कभी कभी जब भी आपका मन करता है कि मैम हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो रेस्ट की ज़रूरत होती है तो रेस्ट लो, आप आराम से रेस्ट लो। आपको अगर बहुत दिन हो गए हैं पढ़ते, अगर आपको 30 दिन हो गए पढ़ते बिना रुके, तो 1 दिन 2 दिन का रेस्ट ले लो, पर जब पढ़े हो तो पढ़ो ही, और रेस्ट लो तो रेस्ट ही लो। जब रेस्ट लेते हो और जब पढ़ने की चीज़ें याद आती हैं तो ना रेस्ट का मज़ा आ पाता है और ना पढ़ते हो तो उसका मज़ा आ पाता है। तो ज़िंदगी में जो भी काम करो बड़े मज़े के साथ करो, नहीं तो चीज़ें जो है फंसते चले जाओगे और उससे निकलने का रास्ता भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शुरू होने से पहले, वैसे तो शुरू हो गया था, मैं समय की शुरुआत कर देती हूँ कि राइजोबियम जो है वो संरचना होती है, और राइबोसोम्स की बात करते हैं तो दोस्तों राइबोसोम जो है उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। और आपको पता है कि दोस्तों प्रोटीन जो है वो एक और चीज़ है, वो की है आरएनए, क्योंकि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और इसी कारण वो जो है वो क्या बना पाते हैं, प्रोटीन बना पाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब डीएनए नहीं होगा, यहाँ पे जो है अमीनो अम्ल नहीं होते और यहाँ पे डीएनए नहीं होने के कारण यहाँ पे सही जवाब होगा आरएनए और प्रोटीन। समझ में आ गया। राइबोसोम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है तुम्हारा 70S राइबोसोम और एक होता है तुम्हारा 80S राइबोसोम, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपका समय शुरू होता है अब। वैसोप्रेसिन संबंधित है दोस्तों, वैसोप्रेसिन हार्मोन किससे संबंधित है, मूत्र के सांद्रण से, पाचन से, हृदय से या फिर श्वसन से। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन दोस्तों बेसिकली कहाँ से संबंधित है, मूत्र के सांद्रण से। अगर आपका जो है क्या होता है, देखो वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है इसके बारे में बता देती हूँ। वैसोप्रेसिन बेसिकली जो है वो आपके क्या करता है, H2O माने कि जल और आपके जितने भी आयन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यूरिन के साथ वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपका यूरिन कितना जो है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, कितना डायलेट होना चाहिए, सब वैसोप्रेसिन हार्मोन डिसाइड करता है। तो वैसोप्रेसिन के कारण ही आपका यूरिन जो है वो क्या हो सकता है, कंसंट्रेट रहता है, मतलब कि जितना कंसंट्रेसी उसकी चाहिए उतनी रहती है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर पढ़ने में बहुत आसान रहेगा और जवाब देने में भी जो है वो बहुत ही आसान रहेगा। इसमें मैं समय नहीं दे रही हूँ, आपके पास मौका है इस समय का उपयोग करने का, फटाफट से आंसर कीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपका ये कट भी रहा है, तो ये लीजिए, उम्मीद करती हूँ कि इसको हटा देती हूँ मैं, है ना, इसको हटा देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे सामने क्वेश्चन दे रखा है, आंसर फटाफट से बता दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज पर एक केपलर के नियमों में से जो है वो क्या है, एक नहीं है। ये आपसे पूछा है, केपलर के नियम आपसे पूछे हैं, कौन सा नहीं है। तो एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदुओं पर जो है एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो केपलर का नियम है। दूसरा बोल रहे हैं कि
एक ग्रह, देखो ध्यान से पढ़ना, यह एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल रखती है। ये बात भी केपलर के नियम के अकॉर्डिंग सही है। फिर तीसरा बोला जा रहा है कि यह एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी कहता है। चौथा देख लेते हैं, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये तो गलत बात है। ग्रह के द्रव्यमान पे कब निर्भर करती है? ग्रह के द्रव्यमान कितना भी हो तो उस पर अगर कक्षीय दूरी निर्भर करने लगी तो हो गए कल्याण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? डी जो है यहाँ पर गलत जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो है वो उत्सर्जन जो है वो किस उद्योग में से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो है उत्सर्जन जो है वो किस उद्योग से होता है? तो आपको पता है मैम, सीमेंट से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कपड़ा और कागज से नहीं, नाइलॉन से। किससे होता है दोस्तों? नायलॉन से। नायलॉन 6 भी एक प्रकार का जो है वो क्या होता है? पॉलीमर होता है, और नायलॉन 6 भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क का सांद्रण जो है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? लौह अयस्क के सांद्रण की। और आपको पता है मैडम, चुंबकीय उपचार विधि ही रहेगी, क्योंकि लोहा हमेशा चुंबक से खिंचा चला आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। मैडम, समुद्री घास की बात कर रहे हैं। समुद्री घास निम्नलिखित में से क्या पाई जाती है? समुद्री घास में मुख्यतः जो है दोस्तों आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास के अंदर बताई है। आप लोग दोस्तों देखो इतना कर सकते हो कि रात की 11 बजे है, जिन भी लोगों से ग्रुप में बात करते हो उन सभी को अपने ग्रुप में यहाँ पे बुला सकते हो। आपकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, और आपकी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा आयन कार्बन के परमाणु के सम इलेक्ट्रॉन है? कार्बन परमाणु के अंदर दोस्तों कितना आवेश होता है? कितने? 6 नंबर पे आता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के अंदर पाए जाते हैं। सोडियम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 12 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की बात, त्याग दिया जाए, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इज्जत तो तभी बढ़ेगी ना जब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है दोस्तों? त्याग दिया गया है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया गया है तो क्या हो जाएगी? इज्जत बढ़ जाएगी, मतलब कि मैडम 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। यहाँ पे बात करते हैं मैडम किसकी? एल्यूमिनियम की। 13 नंबर पे आता था, तो मैडम यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन दोस्तों 16 नंबर पे आता है, 8 पे आता है, 8 पे आता है ना। 8 में से 2 गए, 8 में से कितना जाना है? 2 गए कि ले लिए ना, ले लिए, 2 ले लिए तो कितने हो गए? 10 हो गए। और मैडम ये है 7 नंबर पे आता है। ऐसा अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये कितने पे आ गया? 6 पे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 6। अच्छा, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था, मतलब मैंने शायद गलत बोल दिया है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है, पर मे भी मेरे को ऐसा लग रहा है वो कार्बन वाला जो क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आपको गलत दिया है, ये वाला, है ना। हाँ, देखो यहाँ पे दोस्तों आवेश -2 बोला है। -2 का मतलब क्या है दोस्तों? जो मतलब कि भाई 28 इलेक्ट्रॉन तो थे, और -2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, मतलब कि 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात तो सही थी, पर ये -2 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेना, है ना, देख लेना। मतलब यही है कि भाई माइनस का मतलब कब होता है दोस्तों? माइनस का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन मांगे जाते हैं, और 30 तो 28 थी और 30 2 और मिल गए तो 30 हो गए ना। तो बात ये थी, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, बस मेरा दिमाग में वही चल रहा था, बोलने में शायद मैंने गलत बोल दिया है। बायोचिप की बात करते हैं, बायोचिप में क्या होता है ना। तो बायोचिप में बात करते हैं, बायोचिप में आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए डीएनए दोनों होता है, या फिर जो है दोस्तों डीएनए आरएनए प्रोटीन। तो बायोचिप जो होती है आपकी, उसके अंदर डीएनए भी होता है, उसके अंदर आरएनए भी होता है, और साथ में उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन भी होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंद्र। इंद्र जो है वो क्या है? देखो दोस्तों, मैंने कहा था वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रात वाली क्लास के अंदर। टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड करूंगी मैं, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मतलब कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस और वो सब भी इसमें जो है इस वाली क्लास में मैं ऐड करूंगी, और धीरे धीरे जो है इन क्वेश्चंस का लेवल और चीजें बढ़ती जाएंगी। इंद्र जो है वो एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र नहीं है, चालक रहित विमान नहीं है दोस्तों। इंद्र जो है वो क्या होता है? रडार होता है। रडार एक ऐसा सिस्टम है जो कि तरंगों को डिटेक्ट करता है, जिससे आपके मिसाइल और बाकी सारे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। अगर वो गैर कानूनी है तो उनको वहीं पर ही उसी वक्त जो है वो मिसाइलिंग सिस्टम से जो है वो मार भी गिराया जाता है। तो इंद्र एक प्रकार का रडार है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, में संबंधित सत्य कथन नहीं है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। ये बात बिल्कुल सही है। ये चक्रवात की जानकारी देता है। मैडम ये तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि इसे वाहनों की आवाजाही नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कार में नेविगेशन सिस्टम के लिए काम करता है। बिल्कुल बात सही है। तो मैडम
ये वाहनों की क्या बोल रहे हैं, चक्रवात की जानकारी, मौसम संबंधी जानकारियां जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं देता है, क्योंकि चक्रवात पोजिशन की बात कर रहे हैं ना कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। यहाँ पे ये थोड़ा ना बताएगा कि चक्रवात कब आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो इसका वेग जो है वो कितना होगा। अगर दोस्तों परिवर्तन की दर ही नियत है, अगर परिवर्तन की दर ही नियत है तो औसत वेग जो है प्रारंभिक वेग के योग का आधा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि देखो परिवर्तन की दर अगर नियत है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे और इस ड्यूरेशन का जो समय है उसको हम देखेंगे। इतनी सी तो बात है। तो एवरेज की बात करते हैं, आपको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा। योग और गुणनफल और अंतर का आधा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगली बात करें कि परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दाब कम होगा जहां पर परिवर्तनीय व्यास वेरिएबल डायमीटर की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दाब कम होगा जहां पर। अब दाब कब कम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए दाब जो है वो कब कम होगा। जब हमेशा चीज़ें उल्टी रहती हैं, अगर प्रेशर जो है कम है तो वेग ज़्यादा हो जाएगा और वेग अगर कम है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, देखो दोस्तों, बिना रुके बिना थके आप लोगों के लिए 11 से 11 का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना कर्सा करना होता है कि आपको शेयर करना होता है। बस इतनी सी कहानी है जो मैंने तुम्हें बतानी है, तुम्हें मुझे फॉलो करना है और इसी तरीके से ये जिंदगानी चली जानी है, चली जानी है और चली जानी है। समझ में आ रहा है। और बस एक दिन फिर थम जाना है, जब तुम्हारा जो है रिजल्ट आना है, तुम्हें पास होना है, हमें छोड़ के जाना है, आगे बढ़ते रहना है, नए लोगों से मिलना है, नई चीज़ों को खोजना है, अपने जीवन को जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है। बस हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, वो है नीरज मैडम, नीरज मैडम, नीरज मैडम। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये तो यूं ही चलते फिरते बन जाती है चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, जल्दी से आपको आंसर करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध दे रखा है आपको 1:2 है ना। मान लो मैंने इसे R1 R2 मान लिया है, इसे समांतर क्रम में एक साथ वोल्टता से जोड़ा दिया जाता है। वोल्टा से जोड़ दिया, आप लोगों ने इसे किस रूप में जोड़ दिया दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये लो भाई साहब, है ना। क्षय अनुपात कितना होगा, तो जो 1:1 वाला इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्षय अनुपात इनका रेजिस्टेंस का उल्टा माने कि 2:1 यहाँ पर जो है वो सही जवाब रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो इंजनों को एक दूसरे, किसकी बात करें, दो इंजनों को एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक माने कि ऑब्जर्वर को प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, तारकत्व में कमी आती है, तारकत्व में वृद्धि होती है, ध्वनि उत्पादक तारकत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर होगा दोस्तों आपका अनुनाद। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्जर्वर को प्रतीत होता है, क्या होता है दोस्तों, तारकत्व में कमी आती है, तारकत्व में वृद्धि नहीं होती है, ध्वनि उत्पादित तारकत्व में कोई परिवर्तन, या फिर हम बात करें अनुनाद। तो देखो दो इंजनों को अगर पास पास में प्रक्षेपित किया जाता है तो तारकत्व में जो है वो क्या आती है दोस्तों, कमी आती है। ठीक है, तो यूं ही बस साथ साथ चलते रहिए। जब एक दिन मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो जब नीरज मैम की फिर वहां पे उस मुकाम पे पहुंचने पर कभी गलती से, है ना, अगर यूट्यूब चला रहे होंगे तो नीरज मैम की जब क्लास आ जाएगी तो लगेगा यार इन्हीं क्लासों को हम देखा करते थे, इन्हीं क्लासों से हम गुजरा करते थे और छोड़ आए हम वो गलियां जिन गलियों में हम पढ़ा करते थे, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ गए। तो सोचो वो दिन जब तुम अपने एम पे पहुंचे होंगे, फिर कभी नीरज मैम की क्लास देख रहे होंगे, बोले मैम हम ये आपकी क्लास देखा करते थे। तो ऐसा सोचना ही नहीं है, करना भी है। पढ़ो लिखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है दोस्तों। ये बुलेटिन है इसलिए मैं इसको फटाफट से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको थियोरी को अच्छे से पढ़ना है तो आप सुबह 11 बजे वाली क्लास जो है वो ले लीजिएगा। सुबह 11 बजे वाली जो है वो क्लास ले लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और आज जो सुबह 11 बजे आज सुबह जो 11 बजे वाली क्लास लेते ना, उसमें एक थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, मेरा माइंड शायद आई डोंट नो, है ना। तो मैं सुबह 11 बजे वाली क्लास में एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कल आज वाली 11 बजे वाली क्लास में मैंने गड़बड़ की थी। कौन सी वाली में एक गड़बड़ हो गई थी, है ना। उस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ाऊँगी बच्चे, उस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ाऊँगी। तो ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह 11 बजे वाली क्लास आइएगा, उस क्वेश्चन को मुझे फिर से पढ़ाना है। ठीक है, राहुल जी का कोई डाउट था उसको मैं क्लियर करूंगी। यस, इट वाज माय फॉल्ट। एक पिंड को जो है ऋणावेशित किया जा सकता है, तो पिंड को ऋणावेशित जो है वो दोस्तों कब किया जा सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैम किसी पिंड को हम ऋणावेशित जो है वो कब कर सकते हैं। अब ऋणावेशित कब कर सकते हो यार, तुमको पता है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब हम क्या करेंगे, पिंड को ऋणावेशित कब किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे। पहले बात तो ऋणावेशित करना प्रोटॉन का काम है ना, पहले सॉरी इलेक्ट्रॉन का काम है, तो प्रोटॉन की बात तो यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और अधिकता में आप उस पिंड को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैडम कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस पिंड को इलेक्ट्रॉन देना, त्यागने नहीं है, त्यागने के लिए तो ये बात बोल दी, और अगर त्यागोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पिंड को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए। तो आपको दिख पा रहा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी थोड़ी सी बात जो है आप ध्यान रखिएगा। बोल रहे हैं कि लवण का pOH जो है वो 6 है, तो उसका pH कितना होगा भाई, बता दो भाई। आपको पता है pH जो होता है वो पूरा का पूरा जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ pH प्लस pOH इक्वल्स टू P14 होता है ना मैडम। ये अगर 6 दे दिया है, आपसे ये पूछा है, तो आप क्या करोगे, 14 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा। मेरे को तो आती नहीं है, देखो भाई साहब गणित, है ना। तुम्हें आती है तो शायद यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, तुम्हें आती है अगर यहाँ पे तो 8 आंसर आ जाएगा। बता दो भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैसेज फटाफट से कर देंगे, और देखो मैसेज करना कंपलसरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैसेज करोगे चीज़ें याद रहेंगी, चीज़ें सिर्फ दिमाग में, ऐसा नहीं है कि दिमाग के न्यूरॉन एक जगह से ही काम आ रहे हैं। दिमाग से, आंखों से देखोगे तो भी न्यूरॉन जा रहे हैं, कानों से सुनोगे तो भी न्यूरॉन जा रहे हैं, साथ में हाथों से लिखोगे तो भी न्यूरॉन जाएंगे। और एक ही चीज़ के न्यूरॉन अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाते रहेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होने की जो संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि हाथों से लिखना ज़रूरी है, लिख लिख कर पढ़ा करो, इसीलिए कहा जाता है ना। चुंबकीय ध्रुवों पर नियत गति होती है, तो मैडम 30 डिग्री का कोण नहीं होता है, नीति कोण 60 डिग्री का नहीं होता है मैडम, नीति कोण 45 डिग्री का भी नहीं होता है, नीति कोण होता है लंबवत माने की 90 डिग्री, लंबवत माने की 90 डिग्री। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विहेटकर द्वारा प्राणियों को किस वर्ग में रखा, सॉरी प्रोकैरियोटिक को जो है वो दोस्तों किस वर्ग के अंदर रखा गया। ये देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो जिनके अंदर जो है पूर्व में स्थित केंद्रक, किसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, पूर्व में स्थित केंद्र की, किसकी बात कर रही हूँ, पूर्व में स्थित केंद्र की बात कर रही हूँ। और पूर्व में स्थित केंद्र की बात करूँ, केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो विकसित नहीं है, मतलब क्या नहीं है दोस्तों, डेवलप नहीं है। और डेवलप नहीं है तो दोस्तों उसको हम किस में रखते हैं, मोनेरा के अंदर रखते हैं। और इस मोनेरा के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, आपकी ब्लू ग्रीन जो है वो एल्गी आती है। और इसके अलावा आपका जो है वो क्या आते हैं दोस्तों, आपके बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, मोनेरा। समझ में आ गया। मोनेरा प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम की क्या, अगर मैं क्लासिफिकेशन की ही बात करती हूँ तो पहला जो है वो आपका वर्ग रहता है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर जो है मौजूद ओजोन का उत्पादन जो है वो क्या होता है, बता दीजिए भाई। क्या बोला जा रहा है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन जो है का उत्पादन जो है वो ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पादन है। नाइट्रोजन पर तो पराबैंगनी किरण का प्रभाव नहीं होता, हाइड्रोजन पर नहीं है, हीलियम पे नहीं है। यहाँ पे रहेगा वायुमंडल में उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन ऑक्सीजन पर जो है वो क्या है दोस्तों, परावर्णीय विकिरणों का प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वह माध्यम जिसमें लार जो है वो टाइलिन सक्रिय होती है। अब टाइलिन जो है वो कौन किस माध्यम में सक्रिय होती है, तो देखो लार की बात कर रहे हैं, और लार की बात करें तो दोस्तों हल्का अम्लीय रहता है। आपका जो सलाइवा होता है वो क्या रहता है, हल्का अम्लीय रहता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किया था। हैक प्रोग्रामिंग को जो है हैक करते रहो चीजों को, मारो इनको पकड़ के। कौन है ये, फेसबुक वाले। ठीक है, तो क्या रहेगा, किस कंपनी ने हैक किया था, ऐसा कुछ नहीं है, हैक प्रोग्राम है जिसको किसने किया था, फेसबुक ने जो है वो किया था स्टार्ट। अगली बात कर रहे हैं कि मस्तिष्क के बाहर का जो स्तर होता है वो कैसा होता है। मस्तिष्क के बाहर का स्तर जो है वो होता है, कैसा होता है, पायामीटर, ड्यूरामीटर। बाहर की बात करें तो मस्तिष्क के बाहर का जो स्तर होता है उसे पायामीटर कहते हैं, ड्यूरामीटर कहते हैं, या फिर जो है दोस्तों क्या कहते हैं, मेब्रामेन कहते हैं, या फिर एरेक्नॉइड कहते हैं दोस्तों। उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर वो जगह है दोस्तों, ड्यूरामीटर वो जगह है, वो झिल्ली है जो कि आपके ब्रेन के ऊपर जो है पाई जाती है, ब्रेन का आवरण भी जिसे कहा जाता है। और देखिए ये आपका ब्रेन है जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क आ गया। इसके चारों तरफ एक लेयर है और फ्लूइड भरा हुआ है जिसको ड्यूरामीटर कह रहे हैं। और इसके चारों तरफ जो है वो आठ हड्डियों का जो है एक ग्रुप होता है जिसको स्कल के नाम से जाना जाता है। और वही स्कल आपके ब्रेन को, आपके ड्यूरामीटर को क्या करता है, सेफ जोन में रखता है। ठीक है, क्योंकि और तुम्हारे दिमाग को खिसकने भी नहीं देता है। कहते हैं ना कि दिमाग खिसक गया, तो दिमाग खिसकने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कि आपका ड्यूरामीटर, या फिर हो सकता है कि आपके बॉडी के जो तीनों पार्ट है उनमें से कुछ इधर उधर हो गए हों, है ना, या फिर हो सकता है आपके
स्कल की हड्डियां जो है, क्योंकि स्कल इतना मजबूत है कि वो तो मूवमेंट करता ही नहीं है, उसकी बोन के अंदर जो जॉइंट है उसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, और वो फाइब्रस जॉइंट भी मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो रेयर चांस होगा अगर दिमाग खिसक जाए, क्योंकि इतना बड़ा आवरण और इतनी सुरक्षा होने के बाद तो शायद ही कोई चीज़ जो है वो अपनी जगह से हिल सकती है। इंडोल एसिटिक अम्ल जो है वो क्या होता है, ये आप सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इंडोल एसिटिक अम्ल जो है उसे ऑक्सीन के नाम से जाना जाता है, अमाइनो एसिड नहीं, कवकनाशक नहीं और एंजाइम नहीं, क्या कहा जाता है, ऑक्सीन जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीयक उपभोक्ता जो है वो कौन से होते हैं, किसकी बात करें, टर्शरी, है ना, मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता जो है वो कौन से होते हैं दोस्तों, फटाफट से आंसर कीजिए, तृतीयक उपभोक्ता जो है वो कौन से होंगे। तो हाथी तृतीयक उपभोक्ता नहीं होता है, गैंडा तृतीयक उपभोक्ता नहीं होता है, शतुमुर्ग नहीं होता है, यहाँ पर रहेगा बाघ, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी उपभोक्ता की बात करें तो वो कौन सा रहता है, बाज रहता है। हाथी, गेंडा और शतुर्मुर्ग तो बिल्कुल देखो तीनों की बात करूँ अगर तो ये तीनों ही मांसाहारी नहीं है, जबकि बाज जो है वो एक प्रकार का मांसाहारी होता है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक तत्व के समस्थानिकों के गुणों के अंदर द्रव्यमान में जो है वो क्या अंतर आप लोगों को दिखाई देता है। तो देखिए समस्थानिक की बात करते हैं, मतलब कि मैं बोल रही हूँ दोस्तों समान स्थान, और समान स्थान की अगर मैं बात करती हूँ तो समान स्थान के लिए एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मतलब कि मैडम Z इक्वल होगा, Z इक्वल है तो प्रोटोन इक्वल हो जाएगा, और प्रोटोन इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाएगा। पर मैडम हम ये कह सकते हैं कि A और N, A का मतलब तो क्या हो गया, A का मतलब तो द्रव्यमान संख्या हो गया, और N का मतलब न्यूट्रॉन हो गया, वो अलग अलग होते हैं। तो देखो बोल रहे हैं ना कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, वही जो है वो क्या होता है आपके समस्थानिक जो है होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, देखो प्रोटॉन की संख्या तो अलग नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग नहीं हो सकती है, और संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग नहीं होगी। सिर्फ किसकी संख्या अलग होगी दोस्तों, आपकी न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। अब बात की जा रही है कि मात्र रासायनिक क्रिया से जो है वो निर्माण होता है। तो रासायनिक क्रिया से आप किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो भी मात्र रासायनिक क्रिया से ही आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी और चीज़ से इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों मिथेन तो आपको बायोलॉजिकल भी मिलता है कि नहीं मिलता, मिल जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तुम भी निकाल रहे हो, है ना, बन सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड प्लांट्स बना देते हैं। पर CFC की बात करें मतलब कि मैडम क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती है, सिर्फ आपको जो है वो रासायनिक रूप से ही मिलती है, प्राकृतिक रूप से आपको ये नहीं मिलती। जबकि मिथेन की बात करें जिसको बहुत सारी चीज़ों के नाम से जाना जाता है, गोबर गैस तुम्हारी हो जाएगी, है ना, इसके अलावा इसको हम कोल गैस के अंदर भी देख लेते हैं, इसके अलावा इसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं, या फिर हम इसको जो है दोस्तों बायोगैस के रूप में भी हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो आंसर क्या रहेगा, CFC रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा। अगली बात कर रहे हैं कि सतह से सतह की बात करें, सतह से सतह में मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल जो है वो कौन सी है। जी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सतह से सतह में बात कर रहे हैं, फटाफट से बता दीजिए कि सतह से सतह में बात करने वाली कौन सी होगी। कल की क्लास में नाग आया था और नाग में आंसर सही था, जो कि एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल थी, तो ये तो नहीं हो सकता है। मैम त्रिशूल की बात कर रहे हैं, त्रिशूल भी जो है वो नहीं होगा। आकाश की बात कर रहे हैं दोस्तों, आकाश भी नहीं होगा, क्योंकि आकाश ऑब्वियस है, आकाश नाम ही आकाश है, तो मैम कहाँ पे, आसमान में तो जाएगा ही जाएगा ना। तो सतह से सतह में कौन करेगी दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल करेगी, जो कि सबसे पहली मिसाइल, सबसे उम्दा मिसाइल और सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल यहाँ पर थी। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वी, जो है वो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो इस तरीके से आपको मिसाइलों के बारे में ध्यान रखना है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, 3 मिसाइलों तक आ चुकी हैं। अगर अग्नि की बात करो तो उसके काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं, है ना। तो वर्जन तो इनके आते आते रहते हैं, है ना। आकाश की बात करें सतह से कहाँ तक होगी, सतह से हवा में होगी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था, शब्द की बात करें, शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोरियो तानीगुची, और ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली तुम्हारे RS की परीक्षा के अंदर आया था, है ना। अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ, RS की परीक्षा के अंदर आया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम, ऑल एग्जाम, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर विकसित, मतलब बढ़ती हुई, विकास की बात नहीं कर रही हूँ, विकसित की बात कर रही हूँ, जो बढ़ रही है अभी। इसमें इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के नोट्स की अगर मैं बात करती हूँ ना दोस्तों, बहुत बेसिक से, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इस टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, नोरियो तानीगुची ने जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दी थी। नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो का मतलब क्या होता है, छोटा। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर ले तो उसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। अब बात कर रहे हैं अंगुलियों के निशान, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं देख लेती हूँ, क्वेश्चन अपने पास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है
अंगुलियों के निशान को हुबहू सतह पर उभारने, है ना, उभार करने वाली जो है जो प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभार करने के लिए जो है वो किसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपको पता है दोस्तों, किसका किया जाएगा, धूल का किया जाएगा, सोने की धूल का बिल्कुल नहीं किया जाता, मैग्नीज डाइऑक्साइड का नहीं, चारकोल का नहीं, यहाँ पे रहेगा फ्लोरोसेंट पाउडर का। ठीक है, एक होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब और एक होता है तुम्हारा फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अयस्क जो है वो एल्यूमिनियम का नहीं है। दोस्तों किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो नहीं है। दोस्तों माइका जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होती है, बेरिल जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होती है, ऑर्थोक्लेज जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होती है। ये तीनों जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। पर किसकी बात करें, एंग्लेसाइड जो है वो क्या नहीं है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो नहीं है। एल्यूमिनियम जिसकी अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम दोस्तों 13 नंबर पर आता है, और 13 नंबर पर आता है दोस्तों ये जो है बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली क्या होती है, धातु होती है ना। ड्यूलेरामीन की बात करते हैं जो कि एक प्रकार की अलॉय है, ड्यूलेरामीन जो कि एक प्रकार की अलॉय है दोस्तों। ये अलॉय जो है वो एल्यूमिनियम से ही मिलकर जो है वो बनी हुई होती है, और साथ में इसके अंदर लिथियम भी होता है। और ड्यूलेरामीन जो धातु, जो मिश्र धातु होती है, वो प्लेन एरोप्लेन के मॉडल बनाने के अंदर काम आती है, क्योंकि हल्की भी हमको चाहिए और मजबूत भी हमको चाहिए। समझ में आ गया। अगली बात करते हैं कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो सकता है। दोस्तों त्याग करेगा, अब देखो यहाँ पे त्याग कर दिया है अगर, तो इज्जत बढ़ जाएगी, मतलब कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। मतलब कौन सा रेस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। और अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो इसका मतलब है कि दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ऋण आवेशित नहीं होगा, धनावेशित होगा। पर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, 2 धनावेश ग्रहण कर सकता है। आधे लोग धनावेशित करके ही जो है इसका आंसर क्या कर देंगे, बी कर देंगे, पर इसका आंसर बी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 धनावेश जो है वो ग्रहण करेगा, 2 धनावेश क्या करेगा दोस्तों, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज़ त्याग करते हैं तो उसका आपको सामने की तरफ से आउटपुट नहीं दिख रहा हो, पर अंदर ही अंदर आपका बहुत बड़ा जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ पर होता है। Be+2 जो है वो किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये पूछा जा रहा है। Be+2 की बात करें, बेरिलियम की बात कर रहे हैं। बेरिलियम दोस्तों 4 नंबर पे आता है, और 4 नंबर पे आता है अगर, तो मतलब इसने क्या किया है दोस्तों, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, क्योंकि +2 आ रहा है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग दे रहा है, तो बेसिकली मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि इसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब मैग्नीशियम दोस्तों 10 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने त्याग दिए, तो मैडम ये 8 नंबर हो जाएंगे इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा, है ना। अब बात सॉरी मैडम 12 नंबर पे आता है। मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 नंबर पे, और 12 नंबर पे आता है, मैं पता नहीं क्यों बोल, अरे भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम खुद 11 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दिया तो मैडम 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम मैडम 3 नंबर पे आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो मैडम 2 यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा। हीलियम मैडम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, वैसे त्यागता नहीं है पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सही क्या रहेगा, लिथियम। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब सोचो कि अगर आप आज की क्लास नहीं ले रहे होते, सोचो कि अगर आप आज वाली क्लास नहीं ले रहे होते तो आप कितने बड़े लॉस में जाने वाले थे कि नहीं, बताओ फटाफट से। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, डू नॉट इविल टैग का जो है लाइन किसकी है, किसकी बात करें दोस्तों, डू नो इविल, है ना। ये लाइन जो है वो किसकी है दोस्तों, स्टार्टर पेज की नहीं है, बिंग की नहीं है, याहू की नहीं है, ये किसकी रहेगी दोस्तों, डू इविल। देखा होगा आप लोगों ने किसकी होती है, अपने गूगल की होती है। और आजकल देखो गूगल की अलावा बात करो तो गूगल के अलावा हमारी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी सी हो गई है। वो कहते हैं ना कि तुम होते तो ये होता, तुम होते तो ये होता, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो गूगल की तो यही बात है कि भाई साहब गूगल बाबा नहीं होते तो सोचो हमारी ज़िंदगी में तो इतनी सारी जानकारियाँ हमको मिल रही हैं, क्या वो हमें मिल पाती, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही तो कहानी है। चलिए अगली बात करते हैं, किसकी बात करें, ऑक्सेनोमीटर की बात करें। किसकी बात करें, ऑक्सेनोमीटर की बात करें। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए, फोटोसिंथेसिस को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का यूज नहीं किया जाता। रसाकर्षण को मापने के लिए, हल्का ह्रास की दर को मापने के लिए नहीं किया जाता। पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए, किसके लिए किया जाता है, पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी बात कर रहे हैं, पाइक्रीन की बात कर रहे हैं, क्लोरोक्वीन की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, पैल्यूड्रीन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों जो है वो किस रोग के लिए जो है वो उपचार में यूज आती है, ये आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। किसकी बात करें, पाइक्रीन की, क्लोरोक्वीन की, और किसकी बात करें, पॉल्यूड्रीन की। तो ये जितने भी क्लोरोक्वीन ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब देखो, प्लेग की बात करें दोस्तों, प्लेग बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लेग आपको पता है प्लेग से नहीं, मलेरिया में आता है बुखार। और क्लोरोक्वीन कुनेन पता है आप लोगों को, है ना। कुनेन का जो कृत्रिम रूप है, कुनेन दोस्तों पहले प्राकृतिक रूप में दी जाती थी,
अब इसका कृत्रिम रूप बना दिया गया है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोक्विन कहा जाता है, क्लोरोक्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका जो है मैं जवाब नहीं दूंगी, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। किसकी बात करें फटाफट से बता दो। एमनेसिया, एमनेसिया क्या होता है दोस्तों बताओ। हम पानी पी लेते हैं तब तक। आंसर कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिए, क्या रहेगा आंसर, फटाफट से बता दो, है ना। एमनेसिया की बात करें मैडम, क्या रहेगा, याददाश्त का बढ़ जाना रहेगा, या फिर जो है वक्त के साथ जो है छानने की क्षमता का नष्ट होना, भूख का नष्ट होना, या फिर रक्त का जो है समाप्त होना। फटाफट से बताओ, एमनेसिया की बात करें क्या रहेगा, याददाश्त का नष्ट होना। देखो एमनेसिया, एमनेसिया बेसिकली क्या होता है, याददाश्त का नष्ट होना। क्या होता है दोस्तों, याददाश्त का नष्ट होना होता है। वक्र के द्वारा छानने की क्षमता को नहीं कहा जाता, भूख का नष्ट होना नहीं कहा जाता, और रक्त का समाप्त होना भी नहीं कहा जाता है। तो क्या रहेगा, एमनेसिया। एमनेसिया क्या है, याददाश्त का नष्ट होना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, स्मैक। स्मैक ड्रग की बात कर रहे हो, तुम लोगों को पता है कल वाइन ला रही थी, विस्की ला रही थी, आज स्मैक लेकर आ रही हूँ, है ना। चलिए तो फटाफट से बताइए स्मैक जो है वो क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। वाइन विस्की रम तो चलो ठीक है, तुम लोग पता भी कर लेते हो। कल मैं देख रही थी मैसेज, है ना, क्या मैसेज कर रहे थे तुम लोग वाइन विस्की के लिए। मैं तो मैम विस्की पीता हूँ, मैं तो मैम रम पीता हूँ, मैं देख रही थी तुम्हारे मैसेज, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, स्मैक। स्मैक जो है वो ड्रग कैसी होती है दोस्तों, पेपेवर सोमनिफेरस, है ना, की बात करें कि लेटेक्स से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर का वायरस का एक वैध वेज है। कंप्यूटर के वायरस की बात करें, अपने वायरस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वायरस का नाम आता है तो वायरस के नाम में सबसे पहले, अपने वायरस में तो सबसे पहले आपको एक ही नाम याद आ रहा होगा, वो है साडा कोरोना, है ना। इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रिगलिंग और एक्यूटिंग ये नहीं होगा, और प्रोपेगेशन और एक्यूटिंग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेद जो है, फेज जो है वो कौन सा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉर्मेट हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा, ट्रिगलिंग हो जाएगा और एक्सक्यूटिंग हो जाएगा। तो ये चारों जो है वो दोस्तों बेसिकली आपके जो है वो क्या है, वायरस का वेद फेज होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चारों हो जाएंगे, एक्सक्यूटिंग भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रेडियो को वॉल्यूम को बढ़ाने पर, एक रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाने पर जो है वो क्या होता है, पिच बढ़ता है, गुणवत्ता बढ़ती है, तीव्रता और पिच दोनों बढ़ता है, या फिर जो है दोस्तों केवल जो है वो क्या होती है, तीव्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, देखिए पिच भी बढ़ेगा और तीव्रता भी बढ़ेगी, मतलब कि यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी। क्या आंसर रहेगा दोस्तों, सी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रही हूँ पिच नहीं बढ़ता है, गुणवत्ता नहीं बढ़ती है और केवल की तीव्रता बढ़ती है, मतलब सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें आइब्यूप्रोफेन की बात करें, प्राथमिक चिकित्सा मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद एक आम दवा है, और आइब्यूप्रोफेन जो है वो कब ली जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइब्यूप्रोफेन आप लोगों ने ली भी होगी, है ना। पहले देख लेंगे, अस्थमा के लोगों के लिए ली जाती है, या फिर जो है आइब्यूप्रोफेन जो है अस्थमा के लोगों के लिए आइब्यूप्रोफेन नहीं दी जाती है। रक्त के थक्का जमाने के लिए सहायक होती है, तब भी आइब्यूप्रोफेन दी जाती है। बुखार होगा, दर्द होगा, बॉडी में जलन रहेगी, तब आपको क्या दी जाती है, आइब्यूप्रोफेन दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी के जो है फीवर हो रहा है पैरासीटामोल के साथ और जलन वगलन हो रही है, तो आप आइब्यूप्रोफेन जो है वो ले सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जक की बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जक जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। कभी कभी जो है एलईडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एलईडी जो है वो क्या करती है दोस्तों, आपको पता है कि एलईडी जो है वो विद्युत को लेगी, एलईडी विद्युत को लेगी और किस में कन्वर्ट करेगी दोस्तों, प्रकाश में कन्वर्ट करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और ये देखो पता ही नहीं लगता, वक्त की नजाकत देखो कि पता ही नहीं लगता है कि कब क्या हो गया है, किस तरीके से, इतना जल्दी जल्दी, अभी अभी तो आए थे और अभी वो है ना कि अभी अभी तो तुम यहीं थे, अब कहाँ हो गए फिजाओं में गुम। तो बस दोस्तों ऐसा ही होता है कि समय जो है वो लगातार निकला जाता है, जब चीज़ों में मज़ा आने लगता है तो वक्त का पता ही नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि सभी सुमेलित युग्म का चयन आप लोगों को जो है वो करना है कि मैडम क्या यहाँ पर सही युग्म जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, बैसल की बात की जा रही है, बैसल सभा या जैव विविधता क्या बोला है, समविविधता संरक्षण। ठीक है,
अगला आपसे पूछा जा रहा है कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल या फिर जलवायु परिवर्तन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रदूषण रहेगा, या फिर रामसर सभा भौतिक जल जो है वो प्रदूषण रहेगा। फटाफट से बता दो भाई क्या रहेगा, जल्दी आंसर कर दीजिए कि मैम ये वाला आंसर रहने वाला है। मैसेज करो फटाफट से। और पोयम तुम लोग सुनने को कह रहे थे ना, तो पोयम मैंने नहीं सुनाई, ठीक है। तो पोयम की भी बात कर लेते हैं भाई, पोयम नहीं सुनाई तो पोयम भी सुना देंगे तुमको, कतई जल्दी से सुना देंगे। फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी, अरे बताओगे कि नहीं बताओगे, आंसर बताओ। पोयम सुनाना है ना तो पोयम भी सुना देंगे, चलिए जल्दी से सुनाएंगे। हाँ जी, तो बताओ भाई फटाफट से क्या रहेगा यहाँ पे सही जवाब, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है देखिए कौन सा सही सुमेलित कीजिए। बेसल सभा जैव विविधता के लिए नहीं थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग और रामसर जो है भूमि जल के लिए नहीं, यहाँ पे सही है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु प्रदूषण के लिए है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है उत्तक माने कि टिश्यू, टिश्यू माने का पता ही है टिश्यू क्या होता है, तो बता दो भाई फटाफट से कि टिश्यू जो है मैडम क्या होता है। तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने व कार्य में जो है वो भिन्न होती है, इनको हम टिश्यू कहते हैं। या फिर वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, मूल रूप से क्या होती है दोस्तों, भिन्न होती है, या फिर जो है वो क्या है दोस्तों भिन्न होती है और दिखने कार्य में समान होती है। फिर बोला है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य में भिन्न भिन्न होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य में समान होती है। देखो बोला मूल रूप से समान होती है, दिखने और कार्य में भिन्न होती है, ये तो गलत बात है ना। फिर बोल रहे वे कोशिकाएं जो कि मूल रूप से भिन्न होती है, तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। फिर बोल रहे मूल रूप से देखने में कार्य करने में भिन्न होती है, ये भी गलत बात है। वे कोशिकाएं चाहे मूल रूप से देख लो, चाहे दिखने में बोल रहे हो, चाहे कार्य में बोल रहे हो, समान होती है, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू वो ग्रुप है जो कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है, जिसको हम लोग आगे चलकर क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हुए समूह को हम लोग जो है वो दोस्तों किस नाम से जानते हैं, हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। कोशिका से मिलकर बने हुए समूहों को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उत्तक के नाम से जानते हैं। कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट है तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या की बात कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और अगर पोयम की बात करते हैं तो पोयम भी आपको बिल्कुल सुनाई दी जाएगी दोस्तों, कि तेरी गलियों से गुजरूं तो एक शिकायत सी रहती है, जिन झरोकों पे तो दिखता था वहाँ लाचारी बसती है ना। अब देखो तुम अपने बाबू सोना को याद ही कर रहे हो, तो हम बढ़िया से सुना देते हैं कि तेरी गलियों से गुजरूं तो एक शिकायत सी रहती है, जिन झरोकों पे तो दिखता था वहाँ लाचारी बसती है। इश्क तो आज भी उतना है, बस फर्क इतना है कि किसी और के नाम की मुद्री तेरे हाथों में सजती है, और मेहंदी आज भी मेरे हाथों में तेरे नाम की रचती है। किसी महान शायर ने लिखी थी तो हमें याद आ गई तो सुना दिए हैं, ठीक है। तो कल से बड़ी डिमांड में थी, ये लीजिए। अब बेवजह बैरुख होकर बैठ जाना चाहता हूँ जब तक कि तुम आगे याद नहीं है ना। कल पढ़ के आएंगे, सुनाएंगे फिर बढ़िया। तो अगर ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया अगर शायरियाँ सुननी है तो चुपचाप जो है आ जाया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और चुपचाप पढ़ भी लिया करो। अब से मल्टीप्लिकेशन जो है क्वेश्चंस आने लगेंगे, काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, ना सिर्फ साइंस के। ऐसा कर लें कि सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग ले आए। देखिए हम लोगों को कितना आता है, रात रात में एक गोली टैबलेट की लेकर सो जाया करो, देखिए हमको कितना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है खाद्य श्रृंखला सीधे तौर पर जो है ऊर्जा जो है निर्भर नहीं करती है, ठीक है। कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है वो भी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। किसकी बात करें, ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, या फिर किसकी बात करें, डिट्राइटस की बात करते हैं, या फिर किसकी बात करते हैं, सॉकिंग की बात करते हैं, या फिर डिप्लेटिंग की बात करते हैं। दोस्तों डिप्लेटिंग जो है वो बिल्कुल सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगा दोस्तों, सॉकिंग जो है वो सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगा दोस्तों, ग्रेनिंग जो है वो सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगा। पर किसकी बात करें, डिट्राइटस की बात कर रहे हैं, जो कि जो है दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, सौर ऊर्जा पर निर्भर सीधे नहीं करती है। अब बात करें अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो स्थित होता है, अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वो दोस्तों किस पर स्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म वेव की बात करें या फिर दृश्य क्षेत्रों की बात करें, इसके बीच में जो है वो स्थित होता है, मतलब ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन आता है। देखो आ गए हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो बता दीजिए परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो दोस्तों सिर्फ परमाणु ऊर्जा विभाग ही है जो कि आपके प्रधानमंत्री कार्यकाल के डायरेक्ट अंडर में होता है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है। अब परमाणु ऊर्जा में और किसी का नहीं, प्रधानमंत्री के ही डायरेक्ट अंडर में होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के डायरेक्ट अंडर में होता है। अब बोला जा रहा है कि N2SO4O6 में जो है वो सल्फर की ऑक्सीजन संख्या जो है वो दोस्तों कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखो ये टाइप के क्वेश्चंस भी जो है आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपसे सल्फर के बारे में पूछा है। तो सोडियम का दोस्तों कितना होता है, +1 होता है। +1 का कितना, 1 + 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो
कभी कभी मुझे लगता है हमारे कंप्यूटर जी हमें पहचानने से मना कर देते हैं यार, हमारे हाथ को पहचानते नहीं हो क्या। तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको x मान लो, पर कितना x मैडम 4x, और इसको कितना मानोगे भाई 1 पे 16 है, 16 एकम 16, 16 दुम 32, 16 43, 16 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 कितना होता है छिण में, सही बोल रही हूँ मैं यार, मुझे तो याद भी नहीं है। अब देख रहे हो तुम, अरे वाह सही हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो तुम देख रहे हो जब मैडम को तो फिर भी पहाड़े भी नहीं आते हैं यार, और फिर भी तुम लोग जो है फिर भी तुम पता नहीं कैसे इतना वो कर पाते हो। चलिए यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ शायद तक, सही तो बोल रहे हैं। अरे बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, बता दीजिए यार, मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए हैं, कर दिए हैं क्या, लग तो कुछ यूं ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए हैं, कर तो दिए हैं यार। अरे नहीं किए हैं भाई, नहीं किए हैं, यहाँ पे गड़बड़ नहीं किए हैं जहाँ तक हमको लग पा रहा है। बता दीजिए फटाफट से कितना रहेगा, फटाफट से बताओ भाई क्या रहेगा आंसर। हाँ जी कहीं ना कहीं तो किए हैं, 16 का नहीं होगा, 16 8 है ना, 64 62। अब कर रहे हैं क्या सही, नहीं अभी भी नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं N2SO4 सही तो कर रहे हैं, 2 + 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 4x, इस सल्फर ही बोले हैं ना। चलिए इसके बाद में बोल रहे हैं 16 ही तो होता है ऑक्सीजन का, कहीं गड़बड़ किया है। ये भी 96 ही होता है, ये भी 96 ही होता है, सही है ठीक है। इधर हम कह रहे हैं 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या रहेगा, इधर 96 हो गया है, इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है सही जा रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना होना चाहिए भाई, 6 हो जाएगा सल्फर का, या फिर 4, और फिर ऑक्सीकरण संख्या जो है 2.5। अरे आंसर करो भाई, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कर तो रहे हैं कहीं ना कहीं गड़बड़, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सल्फर 6 है, सल्फर की ही ऑक्सीकरण संख्या पूछे हैं ना। ओहो हो, कैसे दिमाग लगा रहे, देखो 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 कैसे दिमाग लगा रहे, देखो यहाँ पे सल्फर की बात की है 4x हो जाएगा। अरे भाई साहब एक ऑक्सीजन का -2 होता है, काहे नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ दिमाग जा रहा है। ठीक है तो मैम कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इधर कितना आ गया, 0 आ गया। वही सोचेंगे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किए जा रहे हैं, मतलब देख लो अब 12 बज गए हैं, दिमाग बिल्कुल जो है वो फ्राई हो चुका होता है। अब तुम लोगों ने जो है वो क्या करना है दोस्तों, इधर माइनस है ना भैया, 10 हो जाएगा यार, 2.5 हो जाएंगे, काहे दिमाग लगाते हो यहाँ पे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो मतलब ठीक है अब थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो यहाँ पे, ठीक है। मैसेज देखो अभी तुम इतने से नंबर पे आते हो, दिमाग कतई बौखला जाता है। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई, मतलब कैसे दिमाग लगा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट निकालने लग रहे थे। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना होता है दोस्तों, आदर्श गैस जिसको नोबल गैस भी कहा जाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं जिसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, या फिर हम बात करते हैं जिसको और क्या कहा जाता है, भाई साहब बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो क्या कहा जाता है। तो आदर्श गैस की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब मैडम 8 होंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ देखिए मैडम ये है आउटर मोस्ट शेल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैडम 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैडम 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैडम 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वही जो है वो उत्कृष्ट गैस होती है, आदर्श गैस होती है, नोबल गैस होती है। तो दोस्तों बताओ वक्त हो गया है, चलिए तो भाई अब वक्त हो गया है, तो इसी के साथ ही हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अब क्लास की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सुबह 11 बजे वाली क्लास में देखना, एक चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है आपसे, वो सुबह 11 बजे वाली क्लास में हम लोग कर देंगे। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसी बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को जो है वो देखने के लिए बिल्कुल आप लोगों को सुबह तो नहीं दोस्तों, सुबह तो आना ही है। कितनी बजे आना है भाई, 11 बजे अपनी क्लास होती है, वो ज़रूर से आ जाना। ठीक है और देखो इतनी लेट लेते हैं कि दिमाग कतई बौखला जाता है। तो तुम लोगों को भी क्या करना है, ये कैप्सूल लेना है और चले जाना है। ठीक है ये कैप्सूल लेके सो जाना है। तो सुबह 11 शाम को 11 बजे हम लोग क्लास लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और बने रहिए विन क्लासेस पर, और इसी तरीके से करते रहिए तैयारी। चुपचाप जो है फ़ोन बंद करना और सो जाना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। विनर का नाम जो है मैं अनाउंस कर दूंगी। एक बार फिर आपको बता देती हूँ, विनर वही होंगे जो कि फटाफट से और एक्यूरेसी लेवल से जो है वो अपना आंसर कर रहे होंगे। हर दिन विनर अनाउंस होता है, और 7 दिन तक अगर एक ही बंदा अगर विनर रहते हैं अगर, तो क्या होगा उसके लिए सरप्राइज़ है, तो वो आपको वीकेंड पे पता लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।